हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे जो इतिहास का है, और उस इतिहास में दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है राजनीतिक और आर्थिक इतिहास 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने इससे पहले हड़प्पा चैप्टर पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार वहाँ के रहन सहन था, कैसे लोग रहते थे। अभी इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के, यानी कि इस समय में क्या क्या बदलाव आया। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद अब हुआ क्या। आइए आगे की टॉपिक में बात करते हैं हम। तो हम लोग बात करेंगे कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए। ठीक है, अब जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता से एकदम अलग स्थिति हमें दिखाई देती है। राज्यों और साम्राज्यों का इस वक्त उदय होना शुरू हो गया था और विदेशों से हमारा संपर्क इस समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ठीक है, सामाजिक संरचना बदलती जा रही थी, वर्ण और जाति व्यवस्था आ गई थी। यहाँ पे नए नए धार्मिक मान्यताएं विकसित हो रही थी, नए नए धर्म आ रहे थे। लोहे का इस्तेमाल अब शुरू हो चुका था। कृषि, शिल्प, उद्योग और व्यापार में धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी। और जो हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ, उसके बाद नगर नहीं दिखाई देते, गांव दिखाई देते हैं, लेकिन 600 बीसी के टाइम में 600 बीसी के टाइम में हमें फिर से यहाँ पे नगर फिर से अस्तित्व में आते हुए नजर आते हैं। अब हम लोग को देखेंगे कि ये अलग अलग परिवर्तन जो आ रहे हैं, और ये जो परिवर्तन हम देख रहे हैं कि 600 ईस्वी पूर्व में जो इतना सारा परिवर्तन आया, तो क्या इसके स्रोत कुछ हैं? हाँ जी, इसके स्रोत है। हम लोग इसमें कौन कौन से स्रोत को देखेंगे, तो इसमें कुछ ग्रंथों का सहारा लेंगे जिससे हमें पता चले कि उस समय के समाज कैसा था, जिसमें हम संस्कृत ग्रंथ, पाली ग्रंथ, प्राकृत ग्रंथ, तमिल ग्रंथ इत्यादि ग्रंथों का सहारा लेंगे। इसके अलावा अभिलेख, सिक्के और पुरावशेष जो हमें बचे हुए मिले हैं, इन सब का सहारा लेंगे और हम देखेंगे कि 600 बीसी से लेकर के 600 एडी तक, यानी 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के क्या क्या बदलाव आया भारतीय इतिहास में। इसके अलावा आधुनिक काल में कई खोज किए गए हैं, कई शोध किए गए हैं, उसका भी हम लोग सहारा लेंगे और इसके बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, हम लोग सब चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है महाजनपद का उदय। हमने बताया कि भारतीय इतिहास में जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व नए नए महाजनपद बन रहे थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारतीय इतिहास में एक खास महत्व रखता है। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल इसे बुद्धकालीन युग के नाम से जाना जाता है, या फिर प्राक मौर्य युग के भी नाम से जाना जाता है। इस अवधि में, इस समय में हुआ क्या? इस समय में हुआ शुरुआत राज्य बने, और शुरुआत राज्य बने इसी समय महाजनपद का उदय हुआ, और इसी समय भारत में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य वो मगध साम्राज्य का विकास हुआ। ठीक है ना, और भारत पर ईरानी से और मकदूनियाई का आक्रमण हुआ। सामाजिक आर्थिक जीवन में बदलाव आया। कृषि और शिल्प में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, और व्यापार वाणिज्य का धीरे धीरे विकास होता चला गया। और फिर से ये दूसरा नगरों का उदय हुआ जिसे हम लोग द्वितीय नगरीकरण या सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। इसी अवधि में कई धर्म सुधार आंदोलन चले, और जिसके परिणाम स्वरूप ही हमारे यहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य दार्शनिक विचारों का उदय हुआ। पाली साहित्य, पुरातात्विक साक्ष्य इस काल अवधि के अध्ययन के लिए एक खास स्रोत हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे 16 महाजनपद के बारे में। 600 बीसी के टाइम में 16 महाजनपद का उदय हुआ है, और 16 महाजनपद का जानकारी, 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अगर हमें वो मिलती है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से।
ठीक है ना। और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि जब जन व्यक्ति या कबीला जिसे कहते हैं वो जनपद में बनने लगे और जनपद से महाजनपद बनने लगा। अब जन किसे कहते थे? एक व्यक्ति को या एक कबीला को जन कहा जाता था। जनपद कोई एक क्षेत्र होता था जहां पे लोग रहा करते थे और जनपद से महाजनपद यानी बड़ा सा राज्य में बदल रहा था। ये हमें जानकारी कहां से मिलती है? ये जानकारी हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलती है। किससे मिलती है? भगवती सूत्र से। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दी गई है। इन दोनों सूचियों में कुछ जरूर अंतर है, लेकिन हम जानते हैं ज्यादातर कि अधिकतर महाजनपद का उदय जो हुआ वो दोआब यानी दोनों नदियों के बीच में हुआ था और मध्य गंगा के मैदान में हुआ, ये हम जानते हैं। और इनमें से ज्यादातर विंध्य के उत्तर में ही स्थित थे, विंध्य की पहाड़ी के ऊपर में स्थित है। इन महाजनपदों की राजधानियां उस समय के बड़े बड़े नगर जो आज भी नगर हमें दिखाई देते हैं, तो उस समय के नगर बड़े बड़े नगर बन गए थे। आइए सबसे पहला महाजनपद के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है काशी महाजनपद। काशी महाजनपद, इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी बनारस या अभी वाराणसी या बनारस के नाम से जानते हैं। ये वाराणसी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे दो नदी गुजरती है, एक का नाम है वरुणा और दूसरा का नाम है अस्सी। तो वरुणा और अस्सी नदियों के संगम में बसा हुआ ये नगर है, इसीलिए इसका नाम हमने रखा वाराणसी। काशी राज्य की प्रतिद्वंदिता किसके साथ चला करती थी? काशी राज्य की टकराहट किसके साथ चला करती थी? तो उसकी टकराहट थी कौशल के साथ और मगध के साथ। तो काशी राज्य की प्रतिद्वंदिता कौशल और मगध राज्यों के साथ थी। मगध सम्राट जो थे उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने काशी पर अधिकार कर लिया और मगध में मिला लिया गया। आपको हम बताते चले कि उस समय का सबसे महाजनपद, महान महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद तो वो मगध का था। मगध का महाजनपद, मगध के महाजनपद के सामने अच्छे महाजनपद नहीं टिका करते थे। वो मगध का सम्राट अजातशत्रु, वो मगध का सम्राट बिंबिसार था। आइए आगे बात करते हैं अब कौशल महाजनपद के बारे में बात करें तो कौशल राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में फैला हुआ था। ये कौशल राज्य सरयू नदी द्वारा ये राज्य दो भागों में बटा हुआ था। पहला जिसे उत्तरी कौशल कहा जाता था, दूसरा जिसे दक्षिणी कौशल कहा जाता था। दो भागों में बटा हुआ था कौशल राज्य। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। इसे जो उत्तरी कौशल था उसे अयोध्या या साकेत में बाद में स्थानांतरित कर दिया गया श्रावस्ती से। कौशल का राजा जो है वो प्रसेनजीत, जिसे बुद्ध का समकालीन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया बीपीएससी एग्जाम में कि कौशल का राजा प्रसेनजीत बुद्ध का समकालीन था। अजातशत्रु ने इस राज्य पर भी अधिकार कर लिया। तो अजातशत्रु उस वक्त सबसे महान राजा, सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था और अजातशत्रु ने काशी पे, कौशल पे कब्जा किया था। अब बात करेंगे हम लोग अंग महाजनपद की। तो काशी महाजनपद हमने देखा, कौशल महाजनपद देखा, अब अंग महाजनपद के बारे में बात करेंगे। अंग महाजनपद कहाँ था? तो ये बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों में फैला हुआ था। इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी चंपा थी। ये फेमस था, वो व्यापारिक केंद्र के रूप में फेमस था। यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा ब्रह्मदत्त था। हम आपको बता चुके हैं कि कौशल का राजा प्रसेनजीत जो था वो बुद्ध का समकालीन था और अंग का राजा जिसका नाम था ब्रह्मदत्त, उसे परास्त कर मगध के राजा बिंबिसार, तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा दिया और हरा करके उसे भी मगध में मिला लिया। तो अंग को मगध के साथ मिलाने का श्रेय किसे जाता है? राजा बिंबिसार को जाता है। इसके बाद चौथा महाजनपद के बारे में जो बात करेंगे वो है मगध खुद। तो मगध के बारे में बात करेंगे कि 16 महाजनपद में जितने भी महाजनपद थे, 16 महाजनपद, इनमें से सबसे ज्यादा, सबसे अधिक शक्तिशाली अगर कोई राज्य था तो वो मगध था। मगध राज्य में इसके अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र आते थे? इसके अंतर्गत पटना, इसके अंतर्गत गया, इसके अंतर्गत शाहबाद जिला शामिल था। मगध की राजधानी सबसे पहले कहाँ थी? तो मगध की राजधानी सबसे पहले राजगीर और या फिर गृह इसको कहा जाता है, या राजगीर कहा जाता है, राजगृह भी कहा जाता है। और फिर आखिरकार बाद में इस राजधानी को बदल करके राजधानी पाटलिपुत्र या पटना में स्थानांतरित कर दिया गया।
पाटलिपुत्र या पटना में स्थानांतरित कर दिया गया। मगध ने अन्य महाजनपदों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और साम्राज्य, ये जो मगध महाजनपद था, ये मगध महाजनपद एक मगध साम्राज्य में बदल गया, मगध साम्राज्य में बदल गया। अब आगे बात करेंगे, उसका नाम है वज्जी। वज्जी वज्जी महाजनपद या वृज्जी भी कहा जाता है, गंगा नदी के उत्तर बिहार के तिरहुत प्रमंडल में वृज्जी गणराज्य था। ये 8 गणों का संयुक्त राज्य या संघ हुआ करता था, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो था वो कौन था? वो लिच्छवी गणराज्य हुआ करते थे। वज्जी संघ और लिच्छवियों की राजधानी जो थी वो वैशाली जिला अंतर्गत वैशाली नगर ही थी, ठीक है ना, जिसकी पहचान अभी बसाड़ के रूप में और इसके आसपास के गांव से की गई है। मगध के शासक जिसका नाम था अजातशत्रु ने इस युद्ध में हराया वृज्जी को और इसको भी अपने राज्य यानी कि मगध में मिला लिया। तो देखिए मगध साम्राज्य कितना शक्तिशाली साम्राज्य था कि कोई उसके सामने टिकता नहीं था। मगध वो साम्राज्य था और आज मगध का वो हाल है कि कोई पूछता नहीं है। उस वक्त कोई टिकता नहीं था, आज कोई पूछता नहीं है। क्यों? खुद की गलती से। आइए आगे बात करेंगे मल्ल के बारे में। मल्ल के बारे में, मल्ल वज्जी के समान मल्ल भी एक गणतांत्रिक ही राज्य था। यह राज्य 2 भागों में बटा हुआ था। एक की राजधानी थी कुशीनारा और दूसरे की राजधानी थी पावा। कुशीनारा राजधानी थी, ये कहाँ अभी है? ये है कसिया देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में है और दूसरा जो है वो पावा जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। यानी मल्ल जो है वो उत्तर प्रदेश का एक गणतांत्रिक राज्य था। ये राज्य भी मगध साम्राज्य का शिकार बना और मगध साम्राज्य ने इसे भी अपने साथ मिला लिया। दूसरा, अब आगे बात करेंगे, उसका नाम है चेदी महाजनपद के बारे में। तो अब बात करेंगे हम लोग चेदी महाजनपद के बारे में। यह यमुना नदी के किनारे बुंदेलखंड एरिया में बसा हुआ था। इसकी राजधानी थी सोथिवती। चेदियों का सबसे फेमस जो विख्यात राजा हुआ उसका नाम था शिशुपाल, ठीक है ना। और शिशुपाल के बारे में जिक्र महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में भी चेदी का राजा शिशुपाल का जिक्र महाभारत में मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे वत्स के बारे में। वत्स यमुना नदी के किनारे एक महाजनपद था। इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास कौशाम्बी थी। वत्स राज्य यमुना नदी के किनारे था। इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास कौशाम्बी थी और यहाँ बुद्ध का समकालीन राजा जिसका नाम था उदयन वो था। वत्स और अवंती राज्य एक दूसरे के प्रति स्पर्धी थे। वत्स के बारे में बात कर लिया, ये 8वां महाजनपद के बारे में बात किया। अब हम लोग 9वां महाजनपद के बारे में बात करते हैं। आइए 9वां महाजनपद में हम लोग कुरु महाजनपद के बारे में बात करेंगे। ये दिल्ली मेरठ क्षेत्र में स्थित था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। दिल्ली के पास जो पुराना किला का निकट में जो एरिया अभी इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में, तो दिल्ली पुराना किला के पास थी। महाभारत में भी कुरु राज्य और इसकी राजधानी का वर्णन मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पांचाल के बारे में। पांचाल 2 भागों में बटा हुआ था। एक का नाम था उत्तरी पांचाल और दूसरी दक्षिणी पांचाल। यानी उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छित्रा। अहिच्छित्रा कहाँ पड़ता है? बरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और दक्षिण के जो है उसका है जो राजधानी उसका वो था कामपिल और कामपिल कहाँ पड़ता है? वो है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 10 महाजनपद के बारे में बात किया। 11 महाजनपद जिनका नाम है सूरसेन, ये राज्य यमुना नदी के तट पर बसा हुआ था और इसकी राजधानी सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और यह एक धार्मिक और व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक नगर के रूप में यह फैला हुआ था। यहाँ यदुवंशियों का शासन था। यहाँ पे मथुरा के साथ कृष्ण का नाम भी जोड़ा जाता है। बुद्ध के समकालीन जो थे अवंती पुत्र जो हैं वो सूरसेन के राजा थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्ध के समकालीन अवंती पुत्र कहाँ के राजा थे? तो सूरसेन के राजा थे। सूरसेन की राजधानी कहाँ? मथुरा थी। व्यापारिक नगर माना जाता है ये और यहाँ पे यदुवंशियों का शासन माना जाता है। कहा जाता है कि मथुरा जो है वो कृष्ण जी के साथ जुड़ा हुआ है। अब आगे बात करेंगे मत्स्य के बारे में। मत्स्य के बारे में बात करेंगे। ये राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और अलवर जिले में स्थित था। इस राज्य की राजधानी विराट नगर थी या विराट कहते हैं इसको।
इसके बाद बात करेंगे हम लोग अशमक की। यह राज्य महाराष्ट्र में पैठण के पास गोदावरी नदी के किनारे स्थित था और पैठण जो एक अंतर्देशीय व्यापार हुआ करता था यहाँ से, उसके लिए फेमस था और इस राज्य की राजधानी पोतन थी। इस राज्य को अवंती से हमेशा संघर्ष होता रहता था। अब बात करेंगे कि अवंती कौन है। अवंती मध्य भारत का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था। यह राज्य दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। उज्जैन प्रमुख व्यापारिक मार्ग था और यहाँ पे इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा था। और अवंती का जो विख्यात राजा हुआ उसका नाम था चंड प्रद्योत। कि मगध से अवंती की दोस्ती कैसे हुई थी? क्योंकि मगध के राजा बिंबिसार ने प्रद्योत की चिकित्सा के लिए अपने विख्यात वैद्य जीवक को राजगीर से वहां भेजा था। जीवक को राजगीर से वहां भेजा था और चंड प्रद्योत और मगध की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब गांधार के बारे में बात करेंगे। गांधार राज्य काबुल घाटी में स्थित था। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। यह व्यापार का केंद्र हुआ करता था। इसकी ख्याति जो थी, ये फेमस जो था, वो शैक्षिक केंद्र के रूप में था और यहाँ का राजा जिसका नाम था पुष्कर सेन, वो राजा था गांधार का। और गांधार और अवंती में संप्रभुता के लिए हमेशा संघर्ष चलता रहता था। गांधार और अवंती में संप्रभुता के लिए संघर्ष चलता रहता था। अब 16वें महाजनपद में आखिरी महाजनपद के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कंबोज। ये गांधार का राज्य था, पड़ोसी राज्य था, जो मध्य एशिया के पामीर क्षेत्र यानी कि तजाकिस्तान के पास स्थित था। राज्य की राजधानी हाटक या रायपुर मानी जाती थी। 16 महाजनपद और उसकी राजधानी जो आपको याद कर लेना है, ये 16 महाजनपद और उसकी राजधानी ये है। यहाँ पे देख रहे हैं मगध, अंग, वैशाली, वज्जी, कौशल, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी, चेदी, उज्जैन, सूरसेन, मत्स्य, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किसका? कुरु का। पांचाल, ठीक है, गांधार, कंबोज और तक्षशिला इधर में है। कंबोज ये हो गया। तो ये हो गया 16 महाजनपद। इसके अलावा प्रतिष्ठान अशमक इधर भी है, अशमक। तो ये हो गया हमारा 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपद के बाद हम लोग आगे जो बात करेंगे वो किसी अन्य टॉपिक पे बात करेंगे, अन्य लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।